हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के सामने गोधोली का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है 20 के दांत। बहुत एकदम रोचक, बहुत बढ़िया, बेहतरीन कहानी है। आज जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है 20 के दांत। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा है 20 के दांत कार्टून के माध्यम से। और यह कहानी एक प्रकार से कहा जाए तो किसी की, यहाँ मान लीजिए कि ये आपका है कासू और ये आपका है मदन, और इसी दोनों के ऊपर आज कहानी हम पढ़ाने वाले हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सेकंड चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। देखिए सेकंड चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत, और लिखने वाले का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पर थोड़ा बहुत हम लोग जीवनी जान लेंगे। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, ये सब हम लोग परिचय हो लेंगे पहले। उसके बाद हम लोग कहानी पर आएंगे। अब इनके जीवन का परिचय हम लोग जानने वाले। देखिए जीवन का परिचय कहता है लेखक परिचय में कि नलिन बिलोचन, देखिए यहाँ पर बिलोचन थोड़ा छूट गया है, मिस्टेक है, हम लिख दे रहे हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों को बोलना है कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। याद रखिएगा उलट के मर गए थे 1961 में, यानी 16 में जन्म लिए, 61 में मृत्यु हुआ। तब पहले जन्म याद रखिए। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ में? तो पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। और यह जन्मा जन्म मतलब जन्मे से कौन से भाषी थे? तो भोजपुरी भाषी थे। तो वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महापौध्याय रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ सुपुत्र थे। कहने का मतलब हुआ इनके जो पिताजी थे उनका नाम था रामावतार शर्मा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है विद्यार्थी कि बताइए नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो बोलना है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम है रामावतार शर्मा। देखिए शर्मा इनमें भी है, शर्मा उनमें भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके माता जी का नाम क्या था, तो बोलना है कि इनके माँ का नाम था रत्नावती शर्मा। इनके व्यक्तित्व निर्माण के बारे में, पिताजी के बारे में कुछ कुछ बताया गया, भूमिका बताया गया कि इनके जीवन के बारे में पिताजी की बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में, यानी स्कूल में कहाँ पढ़े, तो कहते हैं कि पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़े थे। और पटना कॉलेजिएट स्कूल के बाद यह पढ़ने के लिए गए पटना विश्वविद्यालय, और यहाँ जाकर के क्या पढ़े, तो संस्कृत पढ़े, हिंदी पढ़े, और हिंदी से इससे क्या कर लिए, तो एमए किए। उसके बाद कहते हैं कि हर प्रसाद जैन कॉलेज में गए, आरा गए, रांची गए, और ये सब विश्वविद्यालय में गए। अंत में पटना विश्वविद्यालय में आए। देखिए पटने से पढ़ना शुरू किए, अंत में पटने में आ गए और आकर के प्रधाना अध्यापक रहे। पटना में आकर के कौन से पद पर नियुक्त हुए, तो प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। और कब हुए, तो यानी कि 1959 में हुए। कब हुए, तो 1959 में। कहते पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए। यहाँ तक रखिए, इसका अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1959 में। और देखिए 59 में अध्यक्ष बने, अब 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका निधन हो गया। अब कहते हैं इनके रचना के बारे में कि इनका रचना क्या क्या था, मतलब क्या क्या अपने जीवन में लिखे। तो देखिए सबसे पहले लिखे दृष्टिकोण, साहित्य, इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः से प्रेमचंद जी के बारे में, साहित्य के तत्व के बारे में, आलोचना के बारे में, आलोचनात्मक के बारे में, ग्रंथ के बारे में। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी, जिसका नाम है 20 के दांत। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 20 के दांत गद्य की कौन सी विधा है, साहित्य की कौन सी विधा है, तो आपको बोलना है कि यह कहानी है, यह नहीं निबंध है, नहीं भाषण है। इसके बाद कहा जाता है कि ऐसे ऐसे छोटी कहानियां बहुत संग्रह किए हैं, जैसा कि केसरी कुमार नरेश के साथ काव्य संग्रह भी किए। देखिए काव्य संग्रह की उसका नाम रखे थे नकेन प्रपद, नकेन दो, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद, खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा साहित्य, ये सब के बारे में बताया गया है। ये आपके लेखक का परिचय हम लोग कर लिए। अब लेखक के परिचय से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम में बन ही जाएंगे, कुछ तो पूछते ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव तो बोलेंगे कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को।
अगर पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ तो बोलना है पटना बंदरघाट में। अगर कहे आपसे कि इनका जन्म कौन से भाषी थे तो भोजपुरी भाषी। इनके पिता का नाम क्या था तो राम अवतार शर्मा। इनके माता का नाम क्या है रत्नावती शर्मा। यह प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त किए तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में। फिर पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी से एमए किया और यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष कहाँ बने थे तो पटना विश्वविद्यालय में। और कब बने थे तो 1959 में। और इनका निधन कब हुआ तो 12 सितंबर 1961। ऐसा बहुत से इसमें दिया गया ऑब्जेक्टिव। अब आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की तरह यहाँ भी देखने के लिए आपको मिलेगा। नलिन विलोचन शर्मा जी की जीवनी जीवनी जानिए थोड़ा बहुत। नलिन विलोचन शर्मा देखिए नाम लिखा गया है कितना अच्छा से लिखा गया, कलर चेंज कर करके लिखा गया, बहुत अच्छे है टाइपिंग वाले। इतना अच्छा से देख रहे हैं, सजा सजा के बेचारे बहुत मेहनत किए। इनका जन्म कब हुआ तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी। और इनका जन्म कहाँ हुआ तो पटना बदरघाट में हुआ इनका जन्म। और कहते कि इनके पिता का नाम क्या है तो पंडित रामावतार शर्मा। और इनके पत्नी का नाम क्या है कुमुद शर्मा। यह धर्म से क्या थे तो हिंदू थे। और इनका पेशा क्या था तो यह लेखक वाला भी काम किए, कवि वाला भी काम किया, पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर के पद पर भी रहे। कहते कि इनका मृत्यु का स्थान कहाँ रहा यानी निधन कहाँ हुआ तब पटना जिला में हुआ, बिहार राज्य में इनका निधन। इनके माता का नाम क्या है रत्नावती शर्मा। और राष्ट्रीयता क्या थी तो इनकी राष्ट्रीयता भारतीय था। यह शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किए तो आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि यह शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किए तो हम बताए थे कि यह पटना से विश्वविद्यालय से संस्कृत हिंदी से एमए किए। और देखिए कौन कौन सी भाषा की जानकारी इन्हें थी तो हिंदी भाषा की जानकारी थी, अंग्रेजी भाषा की जानकारी थी, संस्कृत भाषा की जानकारी थी। अब यहाँ पर लिखा गया इनकी रचना की कौन सी कहानी कौन सी रचना कब किए हैं। अगर ऐसा भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दृष्टिकोण कब रचना किए थे तो 1947 में जब आपका भारत देश आजाद हुआ था। इसके बाद अगर पूछे कि मानदंड यानी मानदंड कब रचना किए तो 1963 में। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में। 20 के दांत जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको रचना कब किए थे तो 1951 यानी 51 ईस्वी में। अगर इसके बाद पूछे कि नकेन प्रपदे की रचना कब किया गया था तो बोलना 1956 में, नकेन 1981 में, बरसाने की धारा प्रेमचंद। ये सब पूछने वाला नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सी छोटी छोटी कहानियां। अब आगे बढ़ते हैं ये सब पढ़ने के बाद। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, बिल्कुल खाली है तो खाली को भर देते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं कहानी लेखक परिचय होली। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी में क्या क्या घटना घटा है क्या घटना नहीं घटा है सब जान लेते हैं। जानने से पहले जो भी बच्चे अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर से करने से अगर कोई बच्चा अगर जानता है इसके बारे में अगर हो सकता है वो पढ़ ले, अच्छा नंबर आ जाए तो आपका नाम भी लेंगे। तो यहाँ हम चैप्टर हेडिंग लगा रहे हैं सेकंड, जिसका नाम रखे हैं 20 का दांत। और 20 का दांत लिखने वाले का नाम बताया गया है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। अब नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में जान रही और जान ही लिए हम लोग पहले जीवन परिचय हो ही लेता कहानी के बारे में बताते। तो इस कहानी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है सेन साहब। सेन साहब नाम के एक व्यक्ति थे जो अपने जीवन में एक कार खरीदे थे। और कार कैसा खरीदे थे तो काला रंग के, जिसका नाम था स्ट्रीमल इंड। काला रंग के इनका कार था, बिल्कुल एकदम चमचमाती, इतनी चमचमाती थी कार। कहानी शुरू कर दी हम, कहानी यही सबका स्टार्ट हो रहा है। तो काला रंग के इनकी जो कार थी इतनी चमचमाती थी इतनी चमचमाती थी कि अगर उसके पास अगर आप खड़ा हो जाते तो आपका चेहरा भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता, इतना साफ एकदम गाड़ी था। कहते हैं कि सेन साहब की जो गाड़ी थी स्ट्रीमर जो थी बरसाती में बोले तो पोर्टिको में लगी हुई थी। और इसकी देखभाल करने के लिए रखे हुए थे दो आदमी। पहला का नाम था सोफर, जिसे बांग्ला भाषा में ड्राइवर कहते हैं। एक था क्लीनर, जिसे हम लोग खलासी के नाम से जानते हैं। तो दोनों को जिम्मेवारी दिया गया था कि देखिए गाड़ी में किसी प्रकार की दाग धब्बा आना नहीं चाहिए। तो सोफर और क्लीनर दोनों मिलकर के गाड़ी की काफी ज्यादा साफ सफाई पर जब दाग धब्बा लगने से बचाते थे, देखभाल करते थे, हमेशा साफ सफाई करते रहते थे। सेन साहब जो थे इनकी 5 सुशील बेटियां थी। इनकी 5 कैसी बेटियां थी सुशील, एकदम आज्ञाकारी। और पांचों बेटी का नाम इस प्रकार से है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती।
यही इनकी पांचों बेटियां का नाम बताया गया, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। यह पांचों बेटियां थी काफी ज्यादा सुशील थी। और पांचों बेटी किनकी थी? तो सेन साहब की पांचों बेटी थी। और पांचों बेटी के बाद अपवाद में एक बेटा है जिसका नाम था कासू, उसी का दूसरा नाम है खोखा बांग्ला भाषा में। अपवाद में गलती से आ गया। कहते हैं जो खोखा नाम का लड़का था, यह जब सबसे छोटा बेटा था तो इसको सेन साहब बहुत मान सम्मान प्यार दुलार बहुत ज्यादा देते थे। पांचों बेटी की अपेक्षा सबसे ज्यादा इसी को मानते थे। ऐसे भी हमारे समाज में थोड़ा बहुत लड़का को ज्यादा मान सम्मान मिलता है। और यहाँ पर यह जो कहानी, इससे पहले वाली जो हम कहानी पढ़े हैं जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें काम बांटा गया था जाति के आधार पर। लेकिन यहाँ पर उसमें जाति के आधार पर भेदभाव किया गया था। और इसमें भी भेदभाव किया गया, लेकिन इसमें किया गया लिंग के आधार पर, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में भेदभाव किया गया। तो सेन साहब जो थे गाड़ी लगाए हुए थे, तो कहते हैं कि अगर गाड़ी जो है, गाड़ी का अगर खतरा है तो सिर्फ खोखा से, क्योंकि जो पांचों बेटियां थी लोग को घर से बाहर निकलने का इजाजत नहीं था, गाड़ी को छूने का इजाजत नहीं था। लेकिन अगर यही बेटा कासू खोखा गाड़ी को तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन फिर भी कोई बोलने वाला नहीं है। तो सेन साहब के फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम करते थे जिनका नाम था गिरधर लाल। क्या नाम था? गिरधर लाल। और गिरधर लाल नाम के एक व्यक्ति थे, उनका एक बेटा जिसका नाम था मदन, जो 5 से 6 साल का था। अब मदन को सूचना मिला कि तुम्हारे पिताजी जिनके यहाँ किराने के पद पर काम करते हैं। कौन सा पद पर? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि गिरधर लाल किस पद पर नियुक्त थे, तो किराने के पद पर। तो मदन से मदन सोचा कि जिनके यहाँ मेरे पिताजी काम करते हैं उनके यहाँ काला रंग का बिल्कुल नया गाड़ी आया है, सब लोग देख रहा है, चलते हम भी चल के छूने की कोशिश करते हैं। अब बेचारा गाड़ी को छूने की कोशिश से किया कि उस समय सेन साहब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत कर रहे थे कि किसका बेटा पढ़ लिख करके क्या बनेगा। अगर सेन साहब से पूछा गया कि आप अपने बेटा को पढ़ा लिखा के क्या बनाना चाहते हैं, देखिए हम शॉर्ट में लिख दिए, तो सेन साहब कहते हैं कि हम अपने बेटा को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ये बात किनका कहना था? तो सेन साहब का। इनके एक और दोस्त थे पत्रकार महोदय, उनकी बेटा भी काफी ज्यादा स्वभावशील था, उनसे पूछा गया कि आप अपने बेटा को पढ़ा लिखा करके क्या बनाना चाहते हैं। तो पत्रकार महोदय का कहना था कि हम अपने बेटा को पढ़ा लिखा कर जेंटिलमैन बनाना चाहते, ऐसा जवाब मिला। दोनों को बैठ को पर बातचीत कर रहे थे अपने अपने बेटे के बारे में कि मदन वहां पर आया, गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर उससे मना किया कि देखो गाड़ी का छूने की इजाजत नहीं है, अगर तुम गाड़ी को छूते हो किसी प्रकार से दाग धब्बा लगेगा तो मालिक हमारे ऊपर बोलेंगे, इसलिए हम आपको गाड़ी छूने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन मदन मना करने के बाद भी नहीं माना। जब गाड़ी को छूने की कोशिश ही करता है कि ड्राइवर इसे धक्का दे दिया। जैसे धक्का दिया कि बेचारा मदन लोंघड़ा गया। जैसे लोंघड़ा गया कि कहा ही जाता है कि बेचारा मदन के जो था दांत मुंह टूट गया। अब दांत मुंह कैसे टूटा जैसे सुनिए, इनका जो बायां पैर था उसका घुटना फूट गया और खून बहने लगा। वहीं पर इनकी माँ भी थी। माँ अपने बेटे को देखी कि बच्चा रो रहा है, वहीं पर आई, अपने बच्चों को जब संभाल ही रही थी कि मदन कस के रो रहा था। जब माँ को देखा तो मदन इतना आवेश में आ गया कि ड्राइवर को मारने की कोशिश करने के मौका मिलेगा तो 2-4 फट दे भी देता। उतने ही दिन की माँ जब समझा ही रही थी, कुछ डांट ही रही थी, ड्राइवर के ऊपर बोल ही रही थी कि सेन साहब को लगा कितने ऊंची आवाज में हमारे महल में किनको बोलने का हिम्मत हुआ। तुरंत इनकी जो सेन साहब थी और जो दोस्त लोग थे सीढ़ी के माध्यम से ऊपर से नीचे आए। तो देखते हैं कि एक औरत है और एक बच्चा है, दोनों ड्राइवर से उलझ रहा है। तो ड्राइवर कहता है कि देखिए सर, ये गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था, जब हम इसे मना किए तो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तो सेन साहब कहते हैं कि अपने मदन को यहाँ से लेकर के चले जाओ, ये गाड़ी को छूता गंदा हो जाता, लेकिन चले जाओ अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इनकी जो माँ थी अपने मदन को वहां से लिए और लेकर के चल दिए। जब चल दिए तो सेन साहब बैठ के फिर से अपने रूम में बातचीत करने लगे। जब बातचीत करने लगे तो लोगों ने कहा कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं, इसके लिए कोई बढ़िया बेहतरीन शिक्षा होना चाहिए, बेहतरीन शिक्षा के लिए बेहतरीन स्कूल होना चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ बेहतरीन स्कूल तो होना चाहिए। तो बेहतरीन स्कूल का नाम चयनित किया गया जिसका नाम रखल बताया गया था किंडर गार्डन स्कूल। कहते किंडर गार्डन स्कूल है, अगर वहां बच्चा आपका पढ़ लिख लेता है तो हमें विश्वास है कि हो सकता है आपका बेटा पढ़ लिख करके भविष्य में इंजीनियर बन जाए। और ऐसे भी सेन साहब जो थे अपने बेटे को बुढ़ापे का सहारा और आंखों का तारा मानते थे। ऐसा जब बातचीत तो हो ही रही थी
तो कहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनकी उंगलियां जो है औजार से तेज काम करती है। हमें ऐसा लगता है कि घर पर 1-2 घंटे के लिए अगर बढ़ई को बुला देते ना तो इससे कुछ कुछ काम सिखलाता। ऐसा बातचीत कर रहे थे कि नीचे से खट से कस के आवाज आया। अब सेन साहब कहते हैं कि खट से कस के आवाज आया, आखिर नीचे है कौन? नीचे सेन साहब गए तो देखते हैं कि गाड़ी जो इनका लगा हुआ है, गाड़ी के पीछे वो शीशा था ब्रेक लाइट वाला जो जलता है, वो ब्रेक लाइट के जो शीशा था वो फोड़ दिया। और फोड़ा किसने? तो खोखा ने फोड़ा। और जब ब्रेक लाइट के शीशा फोड़ दिया और फोड़ के वहीं पर घूम रहा था, सेन साहब आए और अपने बेटे को उठाए और उठा करके घुमाने लगे। इनके दोस्त लोग का कथन था कि सर अभी एक बच्चा गाड़ी को छूने की कोशिश किया जिसका नाम क्या बताए? मदन। और आपने उसे क्या कर दिया कि धक्का दे दिया, भगा दिया। और एक आपका बेटा है गाड़ी को तोड़ फोड़ रहा है, इसे आप डांटने की जगह शाबाशी दे रहे, घुमा रहे, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि हम तो आप लोग को बताए ही कि बच्चा मेरा पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेगा। और देखिए उसका लक्षण बचपने से दिख रहा था। ऐसा थोड़ी ना कि गाड़ी के लाइट फोड़ देगा, शीशा फोड़ेगा तो इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन कथन था सेन साहब का कि बच्चा का लक्षण बचपने से दिख रहा है। अब यहाँ पर ऐसा जब बोल ही रहे थे, बोलने के उपरांत घटना यह घटा कि इनके दोस्त लोग जो थे, मुखर्जी साहब थे, उनकी गाड़ी सकुशल थी। अपने गाड़ी पर पत्रकार महोदय के परिवार के साथ बैठे और चल दिए। इनके बाद एक थे मिस्टर से, वो अपने गाड़ी के पास गए, जैसे गेट खोले बैठने के लिए चाहे तो उनका अचानक ध्यान गया गाड़ी के चक्का पर। ध्यान कहाँ गया जी? गाड़ी के चक्का पर। जैसे गाड़ी के चक्का पर देखते जो टायर था, इसमें टायर तो लगा हुआ लेकिन हवा है ही नहीं। तब समझ गए कि हवा निकालने वाला भी काम किसका है? खोखा का है। तुरंत पंप मंगवाए, हवा भरवाए, भरवाने के बाद ये भी अपने चले। फिर सेन साहब वहां से निकले और ये भी अपने फैक्ट्री में चले गए। जब गए तो वहां पर मदन के पिता, जिनका नाम बताया था आप लोगों को, गिरधर लाल, गिरधर लाल को फैक्ट्री में ऊंचे स्वर में बोले, एकदम चिल्लाते हुए, गिरधर लाल यहाँ आओ। बेचारे गिरधर लाल डर के मारे एकदम सामने आके खड़ा हुआ। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि एकदम चोरी किया है या कुछ गलती किया है, कोई जुर्म में पकड़ा गया, चोर की तरह नीचे मुड़ से झुका के एकदम खड़ा है। और सेन साहब सीन एकदम तान के एकदम बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो मेरा बेटा है, जो तुम्हारा बेटा है, आज हमारे गाड़ी को तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब उसे हम डांटे हैं, फिर भी ड्राइवर को मारने की कोशिश कर रहा था। उसे डांटना, समझाना, ऐसे ही आगे चल करके बच्चा चोर गुंडा डाकू बनता है। ऐसा कौन बोल रहे थे? तो ऐसा बोलने वाले कौन थे? तो आपको बताया कि ऐसे बोलने वाले व्यक्ति का नाम था सेन साहब। तो कहते कि नहीं सर, आज के बाद ऐसा आपको कभी भी सूचना नहीं मिलेगा। कहते हैं कि अगर आज के बाद ऐसा सूचना मिलता है तो तुमको फैक्ट्री से निकाल दिया भी जाएगा। कहते हैं ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा घटना आज तक नहीं। वहां से घरे गए, पता किए, इनकी पत्नी बताई रात में कि देखिए ऐसा कोनो बात नहीं, बच्चा गाड़ी को तोड़ने नहीं गया था। बच्चा तो गाड़ी छू करके देखने की कोशिश कर, जैसे हम अगर बोर्ड नहीं देखते तो छू कर देखते कैसा लगता है, तब मालूम चला कि छुई में डर गया। तो इसे गाड़ी को छूने की कोशिश किया कि ड्राइवर धक्का दे दिया। कहते हैं कि देखिए बायां पैर के घुटना भी फूट गया है, खून भी बह रहा है, और कहते हैं कि ड्राइवर की गाड़ी को तोड़ रहा था। ऐसा कुछ बात नहीं, सब झूठ बात है। बोलते हैं ठीक है, लेकिन हमें ऐसा सूचना मिला। दोनों में आपस में बातचीत हुआ। बातचीत करने के बाद दोनों खाना वाना खाए, उनके माता पिता मदन के आराम करने। एक दिन छुट्टी का दिन था। मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचाने के लिए चल दिया। और लट्टू नचाने के लिए कहाँ चल दिया था? गांव से काफी दूर। अब जब गांव से काफी दूर लट्टू नचाने के लिए गया तो मदन से कासू कहता है, कब जब अपने दोस्तों के साथ मदन लट्टू का खेल खेल रहा था तब, खिलाओ लट्टू हमें दो। तो मदन कहता है बड़े बाप का बेटा आया है बड़ा लट्टू खेलने के लिए, जाओ जाके अपने पिताजी से मांगो। वो देने से इनकार कर दिया। जैसे इनकार किया कि कासू को गुस्सा आ गया कि तुम्हारे पिताजी हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं और तुमसे अगर हम लट्टुए मांग दे तो कौन सी बड़ी चीज मांग दी, नहीं दिया तो तुरंत दम गुस्सा में आ कर करके अब मारा एक फैट घींच। अब किसको मारा एक फैट घींच करके? तो यह मारने वाला काम किसने किया? तो यह मारने वाला काम आप लोग को हम बताए होंगे कि यह मारने वाला काम कोई और नहीं, तो बल्कि यह काम किया गया था। रुकिए आप लोग आ रहे हैं, पहला चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। मारने वाला काम किसके द्वारा किया गया था जी? तो मारने वाला काम किया गया था कासू के द्वारा पहले। और कासू किसको मारा? तो मदन को मारा। जब कासू मदन को मारा तो काफी गुस्सा गया कि बताओ
हमरे लटुआ है हमरे से छीन के हमरे मार रहा है। जब इतना गुस्सा गया, गुस्साने के बाद इसको आवेश आया, कहता है कि देखो पिछली बार जब हम गलती किए थे कि तुम्हारे यहाँ गए थे, तुम्हारे गाड़ी को छू रहे थे, मार दिया। अब देखिए दोनों आपस में झगड़ रहा है, यह है मदन, यह है कासू। आइने सब दोस्त खड़ा होकर देख रहा था, मजा ले रहा था। ऐसा जैसा लग रहा है कि बीच में हड्डी का मांस का टुकड़ा, दोनों जानवर आपस में झगड़ रहा है। अब दोनों जब मारा पीटी करने लगे, इनके जो भी दोस्त थे सब लोग बैठ कर देख रहे थे दीवार पर। जैसे मदन गुस्सा में आया कि इसको मारा, घींच के एक फैट मारा, देखिए दांत तोड़ दिया इसको। और जैसे दांत तोड़ दिया कि रुका नहीं कासू, यह भागने लगा। और भागते भागते कहाँ चला गया, तो घर। इसको लगा हमको और मारेगा। अब यहाँ पर अगर झोपड़ी वाला ही देखियो, जरा उघारे पुघारे मदन, ही देखो कादम एकदम बढ़िया से पेन उनके तैयार है, कोट पैंट मार ले, बेल्ट उल्ट मार ले, या मार एकरा मार के दांत में देख रहा, पैंट में बेल्ट भी नहीं है, जरा धागा उगा सब बांध ले, धागा से बांध लिया। देखो तो बेल्ट कितना अच्छा बेहतरीन लगैले है, कितना बढ़िया शर्ट पहन ले है। अब जैसे इसको मारा, ये मदन जो था मारा, या मदन या कासू को मारा, ये कासू घर भाग गया। जब कासू घर भाग गया तो मदन को लगा डर कि पिछले बार जब हम गलती नहीं किए तो हमारे पिताजी मारते थे हमेशा, और ऐसा भी मदन हमेशा अपने पिताजी के द्वारा पिटाते रहता था। तो लगा कि जिनके यहाँ मेरे पिताजी काम करते हैं, उनके जो बेटा लाडला होकर मार के दांत तोड़ दिए हैं, हमको छोड़ेंगे नहीं पिताजी, आज हमको तो मारबे करेंगे, यहाँ तक कि हमारे पिताजी को सेन साहब नौकरी से भी निकाल देंगे। इस डर से मदन घर जाइए नहीं रहा है। 8, साढ़े 8, 9 बज गया, लगा कि अब घर जाते हैं, अब जाते हैं। जब सब लोग सो जाएंगे तब जाएंगे। जब इनके माता पिता सो गए होंगे तो लड़का घर पहुंचा, गली के माध्यम से गते गते घरे पहुंचा, और घरे घुसा रसोई घर। जब रसोई घर में घुसा तो रसोई घर में घुसने के उपरांत जो भी कुछ खाने के लिए था खाया, और खाने के बाद या वहीं पर बगल वाले रूम में ऐसे कान सटा करके सुन रहा था कि कहीं हमको पीटने की तो बातचीत नहीं ना हो रही है। जैसे जैसे सुनने की बात किया कि पीटने की तो बात नहीं हो, तो लगा कि नहीं, ये पीटने की तो बात नहीं हो रही है। इनके माता पिता कुछ और बात कर रहे हैं। इनके पिताजी कह दी, इनके पिताजी करते मम्मी को कि सेन साहब बोले हैं कि कल से फैक्ट्री में मत आना, तुम्हारा तनख्वाह होता है, तनख्वाह ले लेना। तो मदन को लगा कि हमारी तो कोई बातचीत तो हो ही नहीं रही है। यह अपने गत्ते चुप पे अपने रूम में जाने की कोशिश करने लगा। जैसे अपने रूम में जाने की कोशिश किया कि इसका जो मदन था, मदन का पैर लोटा से टकरा गया। जब टकराया तब लोटा झनाक से कस के आवाज किया। जब आवाज किया तो अंदर से इनके पिताजी आए। पिताजी आए तो पकड़ा गया कौन, तो पकड़ा गया जो वहां पर लोटा ढनाया था जॉन। तो पकड़ाया कौन छोटो, तो पकड़ाया मदन। जब मदन पकड़ाया तो इनके पिताजी मदन को उठाए, और उठाने के बाद अपने कंधे पर बैठाए। देखिए ये गिरधर लाल हमारे, ये हमारे मदन छोटका 5 से 6 साल का लड़का। इनके पिताजी कहते हैं बेटा आज तूने अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, हमें नौकरी से निकाल देगी इस बात की दुख नहीं है, खुश तो इसलिए हम हैं कि हमारा बेटा आज किसी का घमंड तोड़ दिया। ऐसा कहते हैं तो लड़का भी खुश है, सबसे प्यारे पापा। बेचारा पापा से बड़ी प्रेम की, देखो तो जिनसे हमको डर था कि आज हमको मारेंगे, वो आज हमको कंधा पर बैठा के घुमा। यही थी कहानी। अब कहानी आपका समाप्त हुआ, जिसका नाम था 20 के दांत। अब कहानी समाप्त करने के बाद हम आप लोगों से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव पूछताछ कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन दिया गया है, और पहला प्रश्न क्या दिया गया, पहला प्रश्न कि नलिनी लोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो हम पहले बताए थे कि अगर महल वाला और झोपड़ी वाला दोनों आपस में लड़ रहा है, अगर महल वाला के समर्थन लोग कर दिया तो जीतेगा, नहीं तो झोपड़ी वाला। लेकिन कह रहा है कि महल वाला और झोपड़ी लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाला जीतता है, क्योंकि इसके समर्थन लोग करते हैं। पैसा वाला के समर्थन हर कोई करता है, गरीब के कोई नहीं करता है, इसलिए महल वाले। सेकंड प्रश्न, रस्क शब्द का अर्थ क्या था, 2025 में पूछा गया है। रस्क शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जलना। लोग देखे ना, गोतिया नहीं है, इतना जलता है ना बाबू, कहना नहीं चाहिए कितना जलता है। फलना के कैसे गाड़ी आ गया, फलना कैसे पढ़ा रहा है, फलना कैसे खा रहा है, टेंशन गोतिया के सबसे ज्यादा यही है। तीसरा छेद देखिए प्रश्न, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ, अरे बाप छोकरों लिख लिया। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। हम बताए थे कि मदन एक दिन छुट्टी का टाइम था, क्या कर रहा था, पतंग की क्रिकेट की लट्टू, तो लट्टू नचा रहा था। आगे देखिए,
मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाने के बारे में यानी बतावे किया था आप लोग को कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो बताइए, मदन और खोखा की बात हो रही। तो खोखा के कर बेटा था, मिस्टर सी के कि गिरधारी लाल, गिरधर लाल को देखो गिरधारी लाल कर दिया, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, मुखर्जी साहब। तो जब खोखा बेटा है सेन साहब के, तो इंजीनियर बनाएंगे गिरधर लाल, यही बनाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? हम बताए थे कि मदन हमेशा अपने पिताजी से मार खाते रहता था, मामूली बात था इसके लिए। दे दनादन मारे फट दू। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर कब बने थे? तो हम बताए थे आप लोगों की 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे, 1959 में बने थे। देखिए लिखल है प्रश्न अगला कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किनकी कविताओं से हुआ है? किनकी कविताओं से हुआ है, तो ये सब कहा जाता है। देखिए आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किसकी कविताओं से हुआ है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में, तो जानिए इनकी नलिन बिलोचन शर्मा इन्हीं के कविता से लिया गया है। और 10वां चैप्टर तो इनकी चर्चा कहीं है ही नहीं, 10वां क्लास के जितना भी चैप्टर पढ़ना है उसमें इनका कहीं नहीं नाम है। हाँ है जी, कविता में है, कहानी में नहीं है, कहीं कविता में इनका नाम है भारत माता। आगे देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित बिलोचन निम्नलिखित कर रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में से किसकी तत्व समग्रता के उभर कर आए हैं? 8वां प्रश्न, राजनीतिक की मनोवैज्ञानिक। तो साफ शब्दों में समझिए कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जो कहानी लिखे तो वो कहानी कैसी थी? राजनीतिक थी कि मनोवैज्ञानिक थी कि सामाजिक थी कि सभी? जिनकी कहानी मनोवैज्ञानिक वाला कहानी था, मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत कहानी, देखिए फिर वही प्रश्न आ गया, उसी टाइप का प्रश्न है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो यह कहानी मध्यम वर्ग के लोगों को उजागर करती है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? फिर वही प्रश्न आ गया, प्रश्न 2 बार आ गया। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? हम बताए थे कि सेन साहब जो गाड़ी खरीदे थे 7,500, 8,500 लिखे, हाइया 7,500। ये वाला देखिए 7,500 की इनकी कार थी। ऐसे 7500 यहाँ लिख भी दे रहे, इतना ही की कार थी, जितना में चक्का मिलेगा वो, जितना में उनका गाड़ी मिल गया था उस समय में। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? हम बताते हैं, सोफर बांग्ला भाषा में होता है ड्राइवर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह कहानी किनके द्वारा है, किस पंक्ति में है, यह बात कौन बोला था? देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं, पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, यानी किसने कहा? तो सेन साहब कहे थे ना गिरधर लाल को कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं। एक ही वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, कहानी का सारांश कहे या कहानी का सब मिल जाएगा। एक वीडियो देखिए, एक चैप्टर कंप्लीट। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी। हम बताए थे आप लोगों को कि याद रखिएगा, उलट के मर गए थे। 16 में आए, उलट के 61 में मर गए। 16 में आए, 61 में मर गए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मदन अक्सर किनके हाथों पीटता था? हम तो बताए थे कि मदन हमेशा पिटाते रहता था, और किनके द्वारा? तो पिताजी के द्वारा, क्योंकि माँ तो बच्चा से प्रेम करती है, माँ बहुत कम पीटती थी, इनके पिताजी हालत इसको खराब कर रहते थे। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इतना बढ़िया प्रश्न दिया, नलिन बिलोचन शर्मा, इन्हें कहानी लिखे थे। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है? कासू जी के पिताजी हैं गिरधर लाल की, मदन के पिता? तो मदन के पिता न है गिरधर लाल। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? पांचों लड़कियां काफी ज्यादा सुशील, संस्कारी, एकदम बहुत बढ़िया थी।
सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर? देखिए, या इंजीनियर साहब इंजीनियर बनना चाहते थे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। मदन की उम्र क्या थी, बताए थे। मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। 5 से 6 साल का मदन था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? जब मदन कौन सा खेल खेल रहा था जिसमें कासू शामिल होने के लिए लग गया था? तो लट्टू का खेल। लट्टू मदन नचा रहा था, कासू उसमें शामिल होने के लिए लड़का बेचारा पिटेबो किया और दांत तोड़बेबो किया। कहता था कर घर एक आध गाड़ी लट्टू आ जाता। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? मारा था दुए दांत, तो एक फट में 2 दांत झाड़ दिया, आगे से खिड़की बेचारा का बना दिया। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी के पद पर था। हम लोग को ऐसा नहीं कि ऑप्शन देख रहे, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे कि गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी के पद पर था। कहानी अगर सुन लीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा आपसे। सेन साहब किसके व्यंग में ऐंठ कर रह गए? जब पत्रकार महोदय बोले थे कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके जेंटिल बना देते हैं, मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, तो ऐंठ गए। तो यह ऑप्शन आपका ए होगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन किसका पुत्र था? मदन तो गिरधर लाल के पुत्र था। कौन नहीं जानता है? आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ता वो नहीं जानता। खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है? खोखा खोखी मतलब खोखे वाला नहीं, खोखा मतलब लड़का, था खोखी मतलब लड़की। तो लड़का लड़की नहीं है, तब बच्चा बच्ची है ना, कि बाबा दादी नहीं, भाई बहन, ये लड़का, बच्चा बच्ची। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसकी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वालों की मदद अपने खिलाफ करते। ये कितना अच्छा कुछ देर पहले बताए थे। विष के दांत से लिया गया है। महल वाला झोपड़ी वाला आपस में लड़ा था, महल वाला पिटा गया, झोपड़ी वाला पीट कर चल गया। विष के दांत कैसी कहानी है? यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है कि सामाजिक, ऐतिहासिक, के धार्मिक, मनोवैज्ञानिक कहानी है। नलिन लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 15, 18 फरवरी 1916 को, कि 22 मार्च 1917 को, कि 24 अप्रैल 1918 को? इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी। नलिन लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना, बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था। नलिन लोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन ए। नलिनी लोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, ऑप्शन बी। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की, बताए भी थे कब रचना किया, तो भी बताए। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किस बात का गर्व है? जब सेन साहब अपने बेटी को घर में कहते थे कि लड़कियां काम करने के लायक, उसे पढ़ाने लिखाए के नहीं लायक नहीं है, घर में काम कराने के लायक है, यह बात कौन बोलते थे? तो यह बात सेन साहब बोलते कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां, किसका तो गर्व है? कि माता पिता को गर्व था, माता पिता, ऑप्शन डी। मोटर कार किससे खतरा हो सकता है? मोटर गाड़ी अगर तोड़ने फोड़ने का काम कौन कर सकता था, बताइए? राम कि मदन की खोखा की इंजीनियर? मदन तो बेचारा छुएला पिटा गया था खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए? किसको डांट रहे थे फैक्ट्री में जाकर के? गिरधर लाल को डांट रहे थे। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवा कहा गया है मदन को, हंस कहा गया है कासू को। तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस। क्या देखिए, हंस, ये वाला ऑप्शन आपका सही। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया किया गया था? यानी कि सिद्धांत जो था वो कौन बदले थे, किनके अनुसार बदले थे? तक खोखा के अनुसार। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? तब पांचों मदन की बहन थी कि खोखा की, कि लेखक की, सेन साहब के? हम बताए थे कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, कि पांचों के पांचों बेटी थी। और बेटी किसकी थी? तो सेन साहब की। तो जब बेटी एक कर तो बहन के कर खोखा के।
खोखा के दांत किसने तोड़ा? मारा था, देखे तो पहले फोटो में डाले थे कार्टून वाला कि मारा था तो बेचारा के दांत तोड़ दिया था। और दांत किसने तोड़ा? तो दांत मदन ने तोड़ा था। और किसने क्यों तोड़ा था? तो कासू को तोड़ा था। सेन साहब साहब की आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था जी? बेटा था कि बेटी थी? बेटा। बोले तो खोखा। 20 के दांत पाठ की उनसी विद्या, यानी 20 दांत कहानी है कि निबंध है कि व्यक्ति चित्र है कि कविता है? तो यह कहानी आपका देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें से देखिए 46 47 लगभग यानी 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव इसमें दे दिए हम। इतना पढ़ लीजिएगा एग्जाम एकदम क्लियर। 2027 में जिनको एग्जाम देना है उनके लिए बहुत बहुत बेहतरीन वीडियो है। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी? इनके पास जो गाड़ी था उसका रंग था काला रंग। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो मित्र मिलन 20 के दांत अन्य कहानियां संग्रह से लिया गया है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित ना, कहता है कि हम इससे वाकिफ हैं। कोई आदमी कोई बोलता है ये खाता उखा रहा कलम दिखा रहा था, कह रहा मैं इससे वाकिफ हूँ, मतलब मैं इससे परिचित हूँ। मदन किसका बेटा था? गिरधर का कि मुखर्जी का कि पत्रकार महोदय का कि ड्राइवर का? तब मदन जब ड्राइवर के बेटा रहता तब पिता आता है तो गिरधर का ना बेटा था। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अब समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा हम लोग देख लिए। 47 बोले तो 47 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। अब एक एक चैप्टर से अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव देखेंगे 47 48 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो हम लोग को टोटल पढ़ना है 29 चैप्टर, यानी 1000 के आसपास हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे। और जब एक एक 1000 ऑब्जेक्टिव क्लियर करते लगता है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूट जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटने वाला नहीं है। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं, पाठ के साथ हम लोग चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो यह कहानी लिखने वाले का नाम क्या? नलिन बिलोचन शर्मा। तो लिख सकते हैं कि यह कहानी नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा रचित है। 20 के दांत पाठ से लिया गया यह कहानी सार्थकता कहानी। हम जानते हैं कि सांप के मुंह में 2 20 के दांत होते हैं, यदि वह टूट जाता है तो वह विषहीन हो जाता है। उसी प्रकार से मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। सेन साहब जो थे जब अपने बच्चों को पाल पोस रहे थे तो भेदभाव करते थे बेटा और बेटी में, क्योंकि सेन साहब अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाना चाहते थे। लेकिन वही विपरीत अगर देखा जाए तो अपनी बेटी से दिन भर काम करवा रहे हैं, लेकिन उसको गाड़ी छूने का इजाजत तो छोड़िए, उसको बढ़िया से पढ़ने लिखने का भी इजाजत नहीं था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए सेकंड प्रश्न का। एकदम हाल का देखिए तो एक लाइन के आंसर दिया गया है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? आप बोल सकते हैं कि खोखा अपने जीवन और घर के नियमों के मामलों में अपवाद था, क्योंकि खोखा के लिए घर में कोई नियम कानून था जी? यहाँ तक कि अपन बहन पर भी हाथ उठा दिया, लड़का छोटा लेकिन मार दे रहा बड़ों के, इसलिए इसके लिए कोई नियम है नहीं था, कुछ भी कर सकता है। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे, उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की? तो सेन दंपति अपने खोखा के दुर्लित व्यवहार में उसके तोड़ फोड़ हरकतों को देख के इंजीनियर बनने की संभावना बताया था आप लोग को कि कभी गाड़ी को तोड़ फोड़ दे रहा है तो सेन साहब कहते थे कि जो बच्चा उसको तोड़ फोड़ में अधिक मन लगता है तो हमें लगता है कि इसके लिए घर पर हम बढ़े मिस्त्री को बुलवाएं और ठोक ठाम ठाकने वाला काम सिखाएं, क्योंकि बच्चा के यही काम में मन लग रहा है। सब प्रसंग व्याख्या करिए, वो प्रश्न नहीं है, 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, लिखना कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड 20 के दांत शीर्षक कहानी से उद्गृत है या उदित है, जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी। इतना हर हाल में लिखना है। कब? जब प्रस्तुत पंक्तियां लिखेंगे, यानी कहानी व्याख्या करने के लिए कोई भी प्रश्न कहानी के दे या कविता के दे तो आप लोग को प्रस्तुत पंक्तियां लिखना पड़ेगा। यह प्रश्न 5 नंबर में ऐसा वाला पूछता है, 5 नंबर में, और ऐसा जब भी पूछेगा तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग को पैराग्राफ चेंज करना और नीचे वाला आंसर लिखना। हाँ देखिए, हाँ का भी उत्तर वैसा ही है, पहले प्रस्तुत पंक्तियां दिया गया फिर उसके नीचे कहानी का आंसर दिया गया। ग भी उसी तरह से पहले प्रस्तुत पंक्तियां यहाँ तक लिख देना है, उसके बाद कहानी के नीचे का आंसर लिख देना है। हाँ देखिए, इसका भी उसी तरह से दिया गया है, जो पहले लेखक के बारे में दिया गया है उसके बाद कहानी के बारे में दिया गया। इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जिनको अगर लग रहा है कि सब्जेक्टिव में घर है तो घर बैठे आप नोट्स बना सकते हैं। सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट लीजिए और जब आपको टाइम मिले तो इसका नोट्स बना लीजिए, प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई थी, पत्रकार मित्र उन्हें किस तरह उत्तर दिया था। तो यही ना बातचीत हो रहा था कि तुम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके क्या बनाना चाहते हो, तो तुम अपने क्या बनाना चाहते हो, यही तो बातचीत हो रहा था आपस में। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच क्या विवाद हुआ था, इसके द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं, बताइए आप लोग। तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि साधारण व्यक्ति भी वैसा ही बन जाता है जैसा कि संगति में रहता है। अब अगर कोई आदमी चोर के संगति में रहेगा चोर बनेगा, पढ़ाने वाले के संपर्क में रहेगा वैसा काम में ढलेगा, अगर ड्राइवर के संगति में रहेगा ड्राइवर बनेगा, क्योंकि उसका नमक खाएगा तो कुछ न कुछ तो गुण तो लेबे करेगा। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मात्र बाल था, हट था नहीं। कासू और मदन के झगड़े का कारण मात्र लट्टू का खेल था। देखिए काट दे रहे हैं, लट्टू का खेल यहाँ लिख दीजिएगा, लट्टू का खेल था। यदि मदन को कासू की गाड़ी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं तो कासू को मदन का भी लट्टू नचाने का अधिकार नहीं। लेकिन कासू रौब दिखाकर लट्टू यानी घमंड था कि हम मालिक हैं, हम अमीर हैं, हम मांग लेंगे दे देगा। प्रश्न संख्या 9, बहुत सारे इसमें प्रश्न दिया गया, इतना प्रश्न दिया गया बिहार बोर्ड को सोचता नहीं है। महल वाले और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले को जीतते हैं, पर उसकी हालात जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। प्रश्न देखिए 9वां, तो कह रहा महल वाला और झोपड़ी वालों लड़ाई में अर्थात कासू और मदन के बीच जब लड़ाई हो रहा था तब मदन के अन्य जो मित्र थे कासू की मदद नहीं किए। तो अगर कासू की मदद करते तो कासू जीत जाता, लेकिन मदन के तो मदद न किए, उनकी मदद की, इसीलिए तो मार के बेचारा दांत मुंह तोड़ दिया। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसके दंडित करने के लिए अपने छाती से क्यों लगा लेता है। आप लोग को दिखाएंगे, बेचारा वो शाबाश बेटा कंधा बैठेला था। तो कहता है रोज रोज बेटा मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मटन यानी कि मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित नहीं किया बल्कि उसको अपने छाती से लगा लिया, क्योंकि सेन साहब ने गिरधर को बेवजह नौकरी से निकाला, घर खाली करने का आदेश दिया। तो बात तो खैर सही है कि सेन साहब मदन के पिताजी को नौकरी से निकाल दिया, घर खाली करने के लिए आदेश दिया, तो इसीलिए गलती कासू ने किया, दंड कासू को मिलना चाहिए था। सेन साहब ऐसा किए, बेचारा खुश था, चलो हम नहीं किया तो बेटा कम से कम मार के घमंड तोड़ा है, खुश था वो, छाती से लगाया। सेन साहब मदन कासू गिरधर का चरित्र चित्रण करें। ये प्रश्न 5 नंबर में पूछे वाला है, अब 5 नंबर पूछा भी गया है। अब जैसे ऐसा प्रश्न देता है तो सेन साहब लिख करके डैश दीजिएगा, इनके बारे में कुछ कुछ लिखिए। फिर मदन लिख के डैश दीजिए, इनके बारे में कुछ लिखिए। फिर कासू लिख के डैश दीजिए, इनके बारे में कुछ लिखिए। फिर गिरधर लिख के डैश दीजिए, इनके बारे में कुछ लिखिए। हम तो इधर लिखे ही होंगे, देखिएगा मिलेगा लिखा हुआ, है ना। मदन के बारे में लिखा हुआ है, हटा देते हैं, आप लोग को लिखने में कम भार पड़ेगा। मदन के बारे में लिखल है, कासू के बारे में लिखल है, गिरधर के बारे में लिखा हुआ। आप लोग देख रहे हैं इतना मेहनत किया गया है कि कलर चेंज किया गया है, जिससे कि आप लोग को परेशानी ना हो लिखने में, इतना बेहतरीन आप लोगों के लिए सुविधा दिया जा रहा है। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तो और पूर्ण उत्तर दे। नायक मतलब हीरो, हीरो कौन है, अंत में कौन जीता, मदन। अब पिटाया कौन, कासू। तो हीरो का काम किया मदन, अब बदमाश का काम कौन किया, तो कासू। तो कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि में कहानी का नायक कासू नहीं है, मदन है, मदन है, क्योंकि सेन दंपति कासू के प्रति संभावनाएं को सोचे कासू के दुर्लित भाव के, या मदन कर देना है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो शुरू से ही कहानी में ऐसा देखने के लिए आपको प्रमाण मिल रहा होगा। युक्त गाड़ी के पक्ष में से कोयले के घोंसले कब उड़ जाए, मतलब गाड़ी को कोयला के घोंसला मान रहे थे कि कब उड़ जाए किसी को नहीं पता। पुत्रियों जो उनकी बेटी थी उनके बारे में गलत गलत मतलब उनको पढ़ाने लिखाने की बात नहीं, लट्टू छाने की बात, ये सब बताया गया। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या लिखल है जी, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। उत्तर तो बहुत बड़ा लिख दिए हैं सर, हाँ उत्तर बड़ा लिखे हैं। उत्तर लिखल है प्रस्तुत कहानी का सारांश स्वयं लिखे, यानी कि कहानी अगर आप लोग सुने होंगे तो कहानी इसके बारे में लिख सकते हैं।
ऐसा तो नहीं कि आप सुने होंगे, लिखिएगा नहीं। इसके बाद देखिए अब आप लोग का कहानी क्या हो गया, खत्म, बोले तो द एंड, यानी चैप्टर आपका क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। यानी सेकंड चैप्टर भी आप लोगों के समक्ष में आज समाप्त कर दिया गया है। यानी फर्स्ट चैप्टर तो खत्म किए थे लेकिन उतना बेहतरीन नहीं हुआ था, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम यानी समस्या के कारण बीच में वीडियो बंद हो गया था, कुछ ही समय का रिकॉर्डिंग हुआ था। लेकिन ये सेकंड चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। सेकंड चैप्टर देखिए, यह कासु मदन मार का दांत तोड़ दिया, कहानी आपका क्या हो गया, खत्म। इसी तरह से फिर हम अगले दिन मिलते हैं आप लोगों के बीच तीसरा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। आज के लिए